Good morning, friends. Today we are going to discuss about the last discussed topic, that is the mode of transmission. And we know that the mode of transmission means nothing but it is called as commonly the epidemiology. ठीक है, तो कोई भी डिसीज़ कैसे स्प्रेड होता है, इसके लिए पैथोजन की एंट्री किसी भी होस्ट बॉडी में किस तरीके से दी जाती है, उसके लिए हम अलग अलग मोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितने भी मोड्स थे, जितने भी टाइप्स थे, जितने भी पैटर्न्स थे, जो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और उसमें हमको पता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जैसे पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है तो भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर कंसिडर करेंगे तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे कि बहुत सारे डिसीजेस है जो एनिमल बाइट से भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मोड्स हमने कल के टॉपिक में या फिर लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे। आज हमको इनिशिएट करना है, जो कल मैंने थोड़ा सा इनिशिएट किया था, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इट इज़ ऑलवेज विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट और एजेंट। ठीक है, तो इसके अपोजिट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट का मीनिंग जो कल भी मैंने बताया था कि इट विथ indirect agent, or you can consider intermediate agent। ठीक है, तो अभी हमको डायरेक्ट पेशेंट का कांटेक्ट किसी हेल्दी पर्सन के साथ ना दिखाते हुए हम किसी इनडायरेक्ट मोड को वहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से रिलेटेड हमने ये 5 टॉपिक्स या फिर पर्टिकुलर मोड हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डिवाइड किए हैं। उसमें सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन हम कंसिडर करेंगे, इट इज़ द वेक्टर ट्रांसमिशन, थ्रू वेक्टर ट्रांसमिशन। तो एक्चुअली वेक्टर का मतलब होता क्या है, तो ऑर्थ्रोपोड्स में खास करके जो एक एनिमल किंगडम का क्लास है ऑर्थ्रोपोडा करके, जिसमें हम बोलते हैं फाइलम है, उसमें जो इंसेक्टा नाम का जो क्लास होता है वो खास करके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहेगा डिसीज़ के ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में इतनी डाइवर्सिटी है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम के कांटेक्ट में आने वाले क्रिएचर्स है, एनिमल्स है, और उनके थ्रू कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डिसीजेस का ट्रांसमिशन हमको मिल सकता है। तो वेक्टर बॉर्न में या फिर वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले डिसीजेस कौन से हो सकते हैं, तो कल मैंने आपको लिस्ट आउट करके बताया था कि स्पेशली अगर हम कंसिडर करेंगे ऑर्थ्रोपोड्स में, यहाँ पे हमको 2-3 एग्जांपल्स हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए, इट इज मॉस्किटो। ठीक है, वेल नोन डिसीज हम लोगों को पता है, जिसको हम मलेरिया बोलते हैं। मलेरिया के लिए जो पॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम नाम का, फिर वो वाइवेक्स हो, फैल्सिपेरम हो या फिर ओवेल हो, अलग अलग तरीके के वेराइटी के स्पेसीज रहेंगे। किसी भी स्पेसीज के ट्रांसमिशन के लिए मॉस्किटो नाम का एक इंटरमीडिएट होस्ट होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट एक वेक्टर होना ज़रूरी है। खास करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा मॉस्किटो खास करके यूटिलाइज किया जाता है, तो वो है फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वैसे ही फीमेल क्यूलेक्स ले लीजिए, एडिस ले लीजिए, ये इस तरीके के मॉस्किटो है इंसेक्टा क्लास के, जो डिसीज़ के ट्रांसमिशन के लिए रियली रिस्पॉन्सिबल है, जिनके वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीवर कंडीशन जनरेट होने के हमको कंडीशन दिख सकते हैं। तो स्पेशली आप देखेंगे फीमेल मॉस्किटो से ट्रांसमिट होने वाला कौन सा डिसीज हो सकता है, यहाँ पे हम लिखेंगे मलेरिया सबसे कॉमन है। दूसरा हम यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन हम लिख सकते हैं डेंगू। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। येलो फीवर एक कंसिडर किया जा सकता है। फाइलेरियासिस नाम की एक कंडीशन होती है जहाँ पे हेलमिंथ को ट्रांसमिट करना होता है। जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से रिलेटेड पैरासाइट पैथोजन है, तो वैसे ही हेलमिंथ से रिलेटेड भी कुछ पैथोजन्स है जिनका ट्रांसमिशन इन इंटरमीडिएट होस्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो पहला मोड आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि ऑर्थ्रोपोड कैटेगरी के जो एनिमल्स है जिनको हम वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, मतलब उस पैथोजन के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उनके लाइफ साइकिल के थ्रू, उस इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन को ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होते हुए दिखाएंगे। तो ये पहला मोड आप एक एग्जांपल के साथ दिखा सकते हो। दूसरा अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे कल भी बताया था, रैटली। ठीक है, इसमें अगर आपको कंसिडर करना है तो प्लेग, पुराने ज़माने में आपने सुने होंगे प्लेग का जो स्प्रेडिंग था वो एंडेमिक बहुत ज़्यादा हुआ था वहाँ पे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या था, तो ज़ीनोसिला
जिसके बॉडी के अंदर हम देखेंगे स्पेशली प्लेग का जो वायरस होता है वो पर्टिकुलरली प्रेजेंट रहता है, और उनके पर्टिकुलरली फ्ली के कांटेक्ट में आने की वजह से रैट के ये फिर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके के अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल आर्थ्रोपोड्स है, मल्टीपल इंसेक्ट्स है, जिनके ट्रांसमिशंस के थ्रू कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीज वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। और एक लगे तो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं जिसमें आपको कंसिडर करना है हाउस फ्लाई। ये तो वेल नोन एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है कि हर एक लोगों के आजू बाजू में कहीं ना कहीं ये हाउस फ्लाई का कॉन्टैक्ट हमारे बॉडी के लिए आते हुए दिखता है। तो इनसे ट्रांसमिट होने वाले डिसीजेस कौन से हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन टाइफाइड ले लीजिए। आप लोगों को पता है कि टाइफाइड फूड या फिर वाटर बॉर्न से रिलेटेड डिसीज होता है। तो ह्यूमन फीकल मैटर के साथ में इन पर्टिकुलर हाउस फ्लाई का कांटेक्ट आता है, और बाय चांस अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया टाइफाइड्स को कॉज करने वाला, जिसको हम साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, वो बैक्टीरिया अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो अपने आप उनके लेग्स को स्टिक होके वो कहीं ना कहीं हमारे फूड को कंटेमिनेट करने के लिए या फिर वाटर के थ्रू कंटेमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो पहला वाला मीडियम आपको समझ में आ रहा है, वेक्टर बॉर्न या फिर जिसको आर्थ्रोपोड्स के थ्रू बोलेंगे या फिर इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू बोलेंगे। तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हीकल बॉर्न। व्हीकल का मतलब क्या होता है? थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम। तो कौन से मीडियम है जहां से पर्टिकुलरली कंटेमिनेशन होने के चांसेस है? तो यहाँ पे हम सबसे वेल नोन लिख सकते हैं द कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। आप यहाँ पे मिल्क भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि ये भी हमारे फीडिंग का मटेरियल होता है। तो फूड, वाटर, मिल्क, ये एक एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हो जिसके थ्रू कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन होगा। तो कंसिडर करो नॉर्मल हेल्दी फूड और कंटेमिनेटेड फूड, डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो कंटेमिनेशन वर्ड में। कंटेमिनेशन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? व्हेन एनी लिविंग पैथोजन इज एंटर्ड और मिक्स्ड इनटू द मीडियम विल दैट शोइंग द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कंटेमिनेशन। तो फूड का कंटेमिनेशन मतलब क्या होगा? नॉर्मली सभी फूड के कंटेंट में अगर एक आधा वायरस या फिर एक आधा बैक्टीरिया अगर जाके ऐड होता है, मिक्स्ड होता है, तो हम फीडिंग के टाइम पे कंजम्पशन जब करते हैं तो उस टाइम पे वो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फीडिंग मटेरियल के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। और जैसे वो बॉडी के अंदर एंटर होगा फिर हम देखेंगे वहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो ग्रो करना शुरू करता है और फाइनली सिम्टम्स का अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। और उस टाइम पे हम बोलते हैं कि बॉडी इज नॉट एट ईज, मीन्स इट इज़ द फेसिंग कंडीशन कॉल्ड एज डिसीज कंडीशन। तो डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए ये व्हीकल का भी वहाँ पे जरूरी एक मीडियम कंसिडर किया जा सकता है। तीसरा कंसिडर करेंगे हम, वो है फोमाइड बॉम्ब। फोमाइड बॉम्ब का मतलब क्या होता है? तो यूज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स मतलब क्या होगा? तो अगर किसी पेशेंट ने, किसी कैरियर पर्सन ने जो चीज़ें ऑलरेडी यूज़ किए हैं उन्हीं चीज़ों को अगर हम भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं हेल्दी कंडीशन में, तो क्या हो सकता है? उस पेशेंट के यूज़ होने वाले आर्टिकल्स के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रह सकता है और उनका ट्रांसमिशन फिर हमारे लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स में, आप यहाँ पे ये ले सकते हो कोम, या फिर हम टॉवेल कंसिडर करेंगे, क्लॉथ्स कंसिडर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अगर पेशेंट वो यूज़ करता है तो उन पर्टिकुलर मटेरियल्स को, उन यूटेंसिल्स को या फिर उस आर्टिकल्स को हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना है। क्यों? तो कंसिडर करो कि एक आधा फंगल इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को है तो वो फंगल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं उनके यूज़ होने वाले इन आर्टिकल्स के ऊपर जाके लग सकता है। और फाइनली यही सेम चीज़ अगर विदाउट डिसइंफेक्टेंट या फिर विदाउट स्टेरिलाइजेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो फाइनली क्या होगा? कोम मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉमनली यूज़ करते हैं, टॉवेल्स भी यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स भी यूज़ करते हैं एक दूसरे के। तो कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन का इन्फेक्शन जो है वो अपने आप इनडायरेक्टली थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल विल गेट ट्रांसफर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट हेल्दी बॉडी। तो इसीलिए ये भी मीडियम हमको यहाँ पे कंसिडर करना है कि अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स, अलग अलग तरीके के यूटेंसिल्स, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जो कोई भी पेशेंट यूज़ करता है, अगर वो कहीं ना कहीं अगर हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो उससे भी डिसीज़ का ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन वो कौन सा रहेगा? इनडायरेक्ट वाला। इज दैट क्लियर? ओके। एयरबॉर्न, अभी यहाँ पे जैसे हमने फूड और वाटर या फिर मिल्क का एक मीडियम लिए थे जो कि हमारे फीडिंग कंजम्पशन में आने वाले कंटेंट्स है, तो एयरबॉर्न डिसीज भी हो सकता है।
एयर के थ्रू अगर आपको मीडियम कंसिडर करना है तो आप यहाँ पे डस्ट कंसिडर कीजिए, स्मोक कंसिडर कीजिए। तो आप लोगों को पता है बहुत सारे एलर्जीज, ठीक है, अस्थमा जैसे कंडीशंस है, इनमें क्या होता है हमारे इनहेलेशन के टाइम पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होगा कि बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर करने की कोशिश करता है तो उसके लिए खास करके सबसे कॉमन अगर कोई पैसेज हो सकते हैं एंट्री के लिए तो एक तो इनहेलेशन प्रोसेस होगी जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, नहीं तो फिर हमारा इंजेक्शन प्रोसेस होगा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों के थ्रू अगर इसका ट्रांसमिशन होता है तो ऑलरेडी हमने डाइजेशन के लिए लिए हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन देखेंगे तो कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और मिल्क का एक मीडियम हो सकता है जिसको हमने व्हीकल बॉर्न में यूज़ किया है। हमारे ब्रीदिंग के लिए लगने वाली एयर जब हम इनहेल्ड करते हैं तो उस टाइम पे अगर कंसिडर करो कि डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई स्मोक पार्टिकल्स, कोई पोलन ग्रेन्स हो गए या फिर कोई कंटेमिनेटेड स्पोर्स हो गए, ये अगर उस इनहेल्ड एयर में रहेंगे तो इनडायरेक्टली वो क्या हो रहे हैं उस मीडियम का यूज़ करके हमारे बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फाइनली एंटर्ड हो रहे हैं। तो इससे भी हमारे बॉडी में नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ या फिर एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो एलर्जीज, हर एक पर्सन के लिए कोई फॉरेन पार्टिकुलर एलर्जेंस नहीं होता है, कॉमन नहीं रहेगा। मैंने जैसे बताया था इम्यूनिटी सिस्टम के टाइम पे हर एक पर्सन में एलर्जीज डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी का जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग तरीके का अलग अलग मटेरियल के लिए हमारे बॉडी से दिया जाता है। अस्थमा कंडीशन आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो अस्थमेटिक अटैक में क्या होता है जनरली, तो आपके ब्रोंकाई जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, चोकअप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस किसके वजह से, कहीं ना कहीं मिस्ट होता है, स्मोक होता है, डस्ट होता है, जिनके थ्रू कोई ना कोई मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर्ड होने की कोशिश करता है एंड देन विल प्रोड्यूस द प्रॉपर डिसीज देयर। सबसे लास्ट में देखेंगे वो है ह्यूमन कैरियर। अभी आप बोलेंगे कि ह्यूमन कैरियर अगर कंसिडर करते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्यों नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पेशेंट डायरेक्टली इंक्लूड किया जाता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, कि जैसे एक पर्सन को अगर फंगल डिसीज़ है, कोई स्किन डिसीज़ है और मैंने उस पर्सन को अगर हाथ लगाया तो कहीं ना कहीं उसका जो इन्फेक्शन का जो कंटेंट था वो मेरे स्किन को लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, द पर्सन शुड बी इन अ कैरियर कंडीशन। कैरियर मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा पर्सन जिसके बॉडी के अंदर वो पैथोजन या फिर पैरासाइट तो प्रेजेंट है लेकिन बाहर से अगर देखेंगे तो उसके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, जो सिग्नल्स मिलने चाहिए डिसीज कंडीशन के वो अपीयर नहीं होते हैं। और इनडायरेक्टली वो पर्सन मल्टीपल पर्सन्स के कांटेक्ट में आता है, मल्टीपल लोगों के कांटेक्ट में आता है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो जो है अपना डिसीज या फिर अपना जो पैथोजन है वो कंट्रीब्यूट करता है दूसरे किसी पर्सन के बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस तरीके का जो ट्रांसमिशन रहेगा जहाँ पे एक कैरियर पर्सन जिसको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन प्रेजेंट है और फिर वो कई 10 या 15 या फिर 20 या 25 लोगों के कांटेक्ट में आते जाता है तो फिर वो इन्फेक्शन जो है इनडायरेक्टली स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे वेल नोन एग्जांपल हम यहाँ पे आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रीलिमिनरी, क्योंकि डिटेल में उसको बाद में पढ़ना है। एग्जांपल है टाइफॉइड, ठीक है। मेरी टाइफॉइड मेरी के नाम से पहचाना जाता है। न्यूयॉर्क में ये एक लेडी थी, कुक थी, जिसको बहुत बार टाइफॉइड के स्ट्रोक्स आते थे, टाइफॉइड के सिम्टम्स दिखते थे, वो रिपीटेटिव पैटर्न में था लेकिन वो कैरियर करके हमेशा वर्क करती थी। तो वो एक रेस्टोरेंट में कुक करके काम करती थी, इसीलिए उसका कांटेक्ट बहुत सारे लोगों के साथ में आता था। तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखते थे लेकिन उसके बॉडी के अंदर तो टाइफॉइड पॉजिटिव बैक्टीरिया था जिसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। तो वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं जब कुकिंग प्रोसेस में आता था तो वो कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता था। तो वो जब फूड को प्रिपेयर करती थी वो वाटर के साथ यूज़ करती थी किसी चीज़ को, तो तब भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं उसका अनहाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करने की वजह से इनडायरेक्टली वो जो टाइफॉइड की बैक्टीरिया थे वो उस सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को या फिर मल्टीपल पर्सन को शिफ्ट किए जाते थे। तो इस तरीके से हम देखेंगे उस पर्सन को तो कोई सिम्टम नहीं है, इसका मतलब उसको बाहर से पता नहीं लगता है कि वो डिसीज पर्सन है, लेकिन उसके थ्रू तो बहुत सारे लोगों को ट्रांसमिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन बाय द ह्यूमन कैरियर। तो सिम्टम लेस पर्सन आप समझ के चलिए कि जिसको सिम्टम नहीं है लेकिन उसके बॉडी के अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे
वेक्टर बॉर्न, व्हीकल बॉर्न, फोमाइट बॉर्न या फिर एयर बॉर्न या फिर ह्यूमन कैरियर। ये 5 एक ऐसे मीडियम हो सकते हैं एक जनरलाइज सेंस में, जनरलाइज लेवल पे, कि जिससे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा कौन सी ध्यान में रखनी है आपने? विद द इंटरमीडिएट एजेंट। और डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है? विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट और एजेंट। कोई भी वहाँ पे मीडियम नहीं रहेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। जैसे मैंने रैबिड का बताया था, रेबिस का। तो रेबिस के लिए क्या होता है? एनिमल डायरेक्टली बाइट करता है तो इंजरी होती है, और सडनली हम देखेंगे उसके बाइट की वजह से वो जो पैथोजन है रेबिस का, वो अपने आप हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसको इनोकुलेट किया जाता है। तो ये दोनों का अपने मोड का डिफरेंस समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और इन सब में मैंने कल आपको बताया था ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हाउस फ्लाई, उसके बाद में हमने बताए थे कि मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए एनाफिलस मॉस्किटो होता है, फाइलेरियासिस के लिए क्यूलेक्स होता है, एडिस एडिंग उसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे कंसिडर करके चलना है। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको नोट करना है और उसको फिर नेक्स्ट क्लास में अपने कमेंट सेक्शन में डालना है। फिर हम आते हैं इसके आगे के टॉपिक की तरफ। हाउ डिसीज ऑकर्स। ठीक है, ये हमको समझना है। तो स्पेशली किसी भी पर्सन को पैथोजन के एंट्री के बाद, आफ्टर द एंट्री ऑफ पैथोजन, हाउ इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिसीज और हाउ इट विल प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर डिसीज। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना है, ये एक सपोर्टिव टॉपिक रहेगा। तो डिसीज कैसे होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 2 आपको मोड बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहला मोड रहेगा, एक तो टिश्यू इंजुरी या फिर टिश्यू डैमेज। ठीक है, और दूसरा मीडियम हम कंसिडर करेंगे बाय रिलीजिंग द टॉक्सिन्स। तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इसका दोनों का डिफरेंस क्या है। टिश्यू इंजुरी या फिर टिश्यू डैमेज क्या होता है? जैसे कंसिडर करो कि किसी पर्सन को एक आधा रेबीज एनिमल ने बाइट किया है, और बाइट करने के बाद में सडनली क्या होता है, वो न्यूरोमस्कुलर पार्ट से रिलेटेड होता है, खास करके न्यूरॉन से रिलेटेड। तो सडनली आप देखेंगे वहाँ पे न्यूरॉन्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है। और न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए, इसका मतलब हमारा नर्वस टिश्यू यहाँ पे डैमेज होगा। स्पेशली अगर हमको कंसिडर करना है तो ब्रेन कंसिडर करेंगे। ये किसके लिए एग्जांपल बता रहा हूँ मैं? जैसे रेबीज में। और इसीलिए देखिए, आपने अगर कभी रेबीज होने वाले किसी पेशेंट को देखे होंगे, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हुए दिखता है, साइकोलॉजिकली वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। उसके पीछे लॉजिक वही है कि न्यूरॉन्स का कंटिन्यूसली डैमेज होते जाता है उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और फाइनली हम देखेंगे जो ब्रेन का बाकी के पार्ट के साथ में रहने वाला जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन है, वो कहीं ना कहीं लॉस होते हुए दिखता है, वो डेफिशिएंट लेवल पे आते हुए दिखता है, और इसीलिए नर्वस टिश्यू का इम्पैक्ट हमको दिखता है। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो कोई भी पैथोजन डिसीज कब प्रोड्यूस करेगा? अगर वो डायरेक्टली हमारे किसी टिश्यू को डैमेज करता है। तो इसके लिए दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे एल्वियोलाई। ठीक है, निमोनिया होता है किसी पर्सन को, तो आपको पता है कि एल्वियोलाई डैमेज किए जाते हैं। वहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन लग जाता है, और वो इन्फेक्शन लगने की वजह से हमारे लंग्स के जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, वो एक 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 कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाता है। और फाइनली हमको ये रिजल्ट दिखता है कि उसके वजह से एल्वियोलाई के नंबर्स कम हो जाएंगे, हमारा ब्रीदिंग जो प्रोबेबिलिटी है, ब्रीदिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और फाइनली हमारे उस पर्सन को, उस पेशेंट को डेथ की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी डिसीज़ होने के लिए पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि उस पर्सन का अलग अलग टिश्यू का लेवल जो है वो डैमेज होते हुए दिख सकता है। दूसरा देखेंगे टॉक्सिन्स। तो एक्चुअली टॉक्सिन होता क्या है? तो दिस इज सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जनरल कंसेप्ट आपने यहाँ पे कंसिडर करके चलना है कि पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे टॉक्सिन्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो 2 तरीके के टॉक्सिन्स रिलीज किए जा सकते हैं। एक होगा एक्सोटॉक्सिन्स और दूसरा रहेगा
एंडोटॉक्सिन्स। अभी दोनों का मीनिंग ध्यान में रखना है आप लोगों ने। एक्सोटॉक्सिन्स का मतलब क्या है, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो कंसिडर करो कि कोई एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है, तो एक्सोटॉक्सिन के कंडीशन में क्या होता है, इट इज सिक्रेटेड एंड सडनली रिलीज। मतलब क्या है इसका समझ लो बेटा। एक्सोटॉक्सिन्स के कंडीशन में क्या किया जाता है, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पॉइजनस मटेरियल को, पॉइजनस सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, सॉरी सिंथेसाइज करते हैं, सडनली वो रिलीज कर देते हैं बाहर की तरफ। मतलब ये अगर एक आधा कोई बैक्टीरियल कंटेंट होगा, यहाँ पे अगर वो एंडोटॉक्सिन रिलीज हो रहा है, सॉरी एक्सोटॉक्सिन रिलीज हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, तो ये सडनली क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बताएंगे, एक्सोटॉक्सिन कंडीशन। वही अगर हमको एंडोटॉक्सिन कंसिडर करना है तो क्या होता है, यहाँ पे सीक्रेट किया जाता है, या फिर हम लिखेंगे सिंथेसिस तो होता है, लेकिन आफ्टर माइक्रोफोन। इसको थोड़ा समझ लीजिए डिफरेंस के हिसाब से। पहले कंडीशन में हमने क्या बताया और दोनों के लिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये चीज़ है कि एक्सोटॉक्सिन हो या फिर एंडोटॉक्सिन हो, दोनों पॉइजनस कंटेंट रहेंगे ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करता है, सीक्रेट करता है। लेकिन एक्सोटॉक्सिन में मैंने क्या बताया था अभी कि वो जैसे ही सिंथेसाइज होगा, सीक्रेट होगा, सडनली उसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। इसमें क्या कंडीशन देखनी है, विदाउट द डेथ, विदाउट द डिसइंटीग्रेशन। लेकिन दूसरे कंडीशन में हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब कोई भी पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडोटॉक्सिन्स बनाएगा तो वो सिंथेसिस करने के बाद में उसको रिलीज नहीं करता है, वो क्या करता है, यहीं पे स्टोर रखता है, बॉडी के अंदर रहेगा। और जैसे ही ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है या फिर रप्चर हो जाता है, सडनली नाउ दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन इज रिलीज देयर। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सीक्रेट करे किए बराबर सडनली रिलीज करना पड़ता है या फिर रिलीज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सिंथेसाइज तो होता है, सीक्रेट तो किया जाता है, लेकिन इसको रिलीज नहीं किया जाता है। कब तक, जब तक वो ऑर्गेनिज्म या फिर जब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं होता, डिसइंटीग्रेट नहीं होता। इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आपने सडनली देखे होंगे, टाइफॉइड का ही एग्जांपल हम ले सकते हैं। टाइफॉइड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफिका, वो बैक्टीरिया जब डिसइंटीग्रेट होगा तब उसका जो एंडोटॉक्सिन है वो रिलीज किया जाता है, बराबर है। और इसके लिए देखेंगे तो कॉलेरा के लिए है, पोलियो के लिए आप देखोगे इसके जो डिप्थेरिया के लिए टॉक्सिन्स है, ये भी आप देखोगे एक्सोटॉक्सिन से रिलेटेड है। तो ये पर्टिकुलर दो मोड आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी पर्सन को डिसीज अगर होता है तो वो इन दो वे से या फिर दो पाथवे से हो सकता है। एक में एक तो उसका टिश्यू डैमेज होगा, नहीं तो फिर उसके बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज किए जाएंगे, फिर वो एक्सोटॉक्सिन्स हो सकते हैं या फिर एंडोटॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो आज के लिए हम यही रुकेंगे। इसके आगे से हम पैथोजेंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, उसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पैरासिटोलॉजी नाम की एक ब्रांच है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, इस टॉपिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि पैरासिटोलॉजिकल ब्रांच में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो स्पेशली स्टडी इज रिलेटेड विद द लाइफ साइकिल। कि कोई भी डिसीज अगर हमको ट्रीट करना है, उसको अगर डायग्नोस करना है, तो हमको उस पैथोजन के बारे में, टोटल लाइफ साइकिल के बारे में पता होना ज़रूरी है। जब तक हम उस लाइफ साइकिल के नंबर ऑफ स्टेजेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट कॉज के ऊपर नहीं आ सकते कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से क्या शुरू करने वाले हैं, डिसीजेस शुरू करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटेगराइजेशन कैसे किया जा सकता है, खास करके प्रोटोजोनल हो सकता है, हेलमिंथ रहेगा, उसके बाद में आपको बताया था मैंने बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और फाइनली हम देखेंगे फंगल भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के पॉजिटिव एजेंट के हिसाब से हम उन डिसीजेस के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो आज यही रुकेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, हम उसको क्लैरिफाई करते जाएंगे।